अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट टाइम हमने बीजेटी ऑपरेशन डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को कि हाउ डज द ट्रांजिस्टर वर्क्स। इसके एक्चुअली ट्रांजिस्टर के अंदर क्या फंक्शन हो रहा होता है, तो वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। अगेन थोड़ा सा मैं ब्रीफली रिवाइज करके हम फौरन अपने आप को फोकस करते हैं बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ट्रांजिस्टर है बहुत ही, क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंटीग्रल कंपोनेंट्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। और इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन 3 साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले इसे इन्वेंट किया था, तीनों को कंबाइंडली नोबेल प्राइज मिला था। इनके इसके इन्वेंशन पर नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इसके फंक्शनिंग के बारे में आपको बताया था कि 3 रीजन्स होते हैं। इमिटर रीजन होता है, बेस रीजन होता है, कलेक्टर रीजन होता है। जो सबसे ज़्यादा हैवीली डॉप्ड रीजन होता है वो इमिटर रीजन होता है, क्योंकि ज़्यादा कंडक्शन चाहिए होती है। इसके बाद ये कलेक्टर की जो डॉपिंग है इमिटर से थोड़ा कम होती है, बस बट बेस से ज़्यादा होती है। बेस बहुत ही कम डॉपिंग होती है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बेस में होल्स होते हैं। या मैंने बताया था कि 2 जंक्शंस होते हैं, एक जंक्शन है बिटवीन बेस एंड इमिटर, दूसरा जंक्शन है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये बेस इमिटर जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बायस्ड होता है। ओके, फिर मैंने बताया था कि जब हम इसे प्रॉपर्ली बायस करते हैं, जैसा कि आपको सर्किट नजर आ रहा है कि इस बैटरी के थ्रू इनपुट सेक्शन बायस किया गया है, इस रीजन बैटरी के थ्रू कलेक्टर सेक्शन आउटपुट सेक्शन बायस किया गया है। ओके, यानी कि ये जो बैटरी है ये सिर्फ बेस इमिटर जंक्शन को बायस करती है, और ये जो बैटरी है ये बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करती है। जितना ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा रिवर्स बायसिंग बढ़ेगी और उतना ज़्यादा ये कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ बायसिंग ये इमिटर जंक्शन जो इमिटर रीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, इसलिए कि जाहिर है ये जो ईएमएफ सोर्स है ये वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स द जंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बायसिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाते हैं वो ये जंक्शन पास कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं इससे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर डॉपिंग बहुत कम होती है, बहुत लिटिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो पाते हैं थ्रू होल्स। बाकी रिमेनिंग को ये वेलकम करता है कलेक्टर रीजन। ठीक है, और ये इस रिवर्स बायस जंक्शन को क्रॉस करते हुए इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका ऑपरेशन था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये इक्वेशन लास्ट में बता चुका था आप लोगों को। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक ये आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, आप ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को, इसके वर्किंग को ठीक से कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली मैंने इस टॉपिक के लिए 2 क्लासेस अलॉट की थी। एक तो कल की क्लास थी जो कि इत्तेफाक से मिस हो गई, ठीक है, हमारी बिकॉज ऑफ नेट कनेक्टिविटी इन लैब। तो आज ये मैं घर से कंडक्ट कर रहा हूँ क्लास। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर करें। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो ये देखिएगा, ये एक सर्किट, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट दिखाया गया। ये एनपीएन, ये पीएनपी, दोनों जाहिर है बीजेटी ट्रांजिस्टर हैं। तो जिस तरह कि मैंने बताया कि इनपुट सेक्शन, ये जो बेस इमिटर जंक्शन है, इसे बायस करने के लिए भी आपको बैटरी लगानी है, ईएमएफ प्रोवाइड करना है। तो और इससे कलेक्टर बेस कलेक्टर जंक्शन को भी रिवर्स बायस करने के लिए आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है। तो यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे ये वैल्यूज बार बार यूज होंगी, ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी। स्पेशली मैंने जूम आउट कर लिया है ताकि जब मैं यहाँ पर लेबलिंग करूँ आप लोग ठीक से देख सकें। ओके, अच्छा बेटा, तो देखिएगा यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा जरा इसको थिन कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, देखिएगा ये ट्रांजिस्टर है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, ये ट्रांजिस्टर है, दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इसका एमिटर, ये एमिटर रीजन, ये जो टर्मिनल है ये एमिटर रीजन से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल बेस रीजन से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल कलेक्टर रीजन से कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल्स हैं, ऑब्वियसली हमारे पास एटलीस्ट 3 क्वांटिटीज होंगी। कौन सी क्वांटिटीज होंगी, कितनी क्वांटिटीज होंगी बेटा? सॉरी 6 क्वांटिटीज होंगी, 3 नहीं 6 क्वांटिटीज होंगी। आप कहेंगे 6 कैसे? देखिएगा ये जो टर्मिनल है यहाँ पर आप कितनी चीजें नोट करेंगे। नंबर 1, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, इसको आप नाम देंगे VB। नंबर 2, आपकी ये भी क्यूरी होगी कि इसमें से कितना करंट इन हो रहा है, तो जाहिर है कि VB एंड IB 2 क्वांटिटी हो गई। इसी तरह ये जो टर्मिनल है यहाँ का जो वोल्टेज है ये कहलाएगा VC। मैं C कैपिटल, ये देखिएगा सब्सक्रिप्ट में कैपिटल में पुट कर रहा हूँ, इसका भी रीजन है, बताता हूँ। और दूसरा हम ये देखते हैं कि कितना करंट इससे इन हो रहा है, तो 2 क्वांटिटीज यहाँ हो गई, यानी कि वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, इसे क्या है, इसे हम कहेंगे VE, एमिटर वोल्टेज, द करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द एमिटर टर्मिनल, बेस वोल्टेज, द करंट गोइंग इनसाइड द बेस रीजन, कलेक्टर वोल्टेज, द करंट गोइंग इनसाइड द कलेक्टर रीजन। ओके, तो देखिएगा कि ये करंट यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, दोनों करंट यहाँ पर सम अप हो रहे हैं। इसलिए आप चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, फैमिलियर इक्वेशन है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, देखिएगा देखिएगा गौर से, जब ये जो टर्मिनल है यहाँ का वोल्टेज आपने VB कह दिया, ये जो EMF सोर्स है ये भी जाहिर वोल्टेज ही प्रोवाइड करता है ना। हेलो, अब ये जो टर्मिनल, ये जो बैटरी है ये जाहिर है बेस से कनेक्टेड है, बेस एमिटर से, इसको हम VB नाम नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि VB नाम तो यहाँ पर हमने अलॉट कर दिया है, तो डिफरेंशिएट तो होना चाहिए ना कि यहाँ का वोल्टेज क्या है, लेबल ही अलग होना चाहिए ताकि हम दोनों के बारे में बात कर सकें। ठीक है ना, ये बिल्कुल इस तरह से है कि जिस तरह कोई पेरेंट्स अपने 2 बच्चों का सेम नेम नहीं रखते। रखते हैं सर? जी बोले। ओ सर स्टूडेंट्स को क्लास में एंटर कर लीजिए। अच्छा, हाँ, डिफरेंट पेरेंट्स, ये पॉसिबल है कि 2 डिफरेंट पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों का नाम रखें और इत्तेफाक से दोनों, जाहिर है कि 2 बच्चे जो डिफरेंट पेरेंट से बिलोंग करते हैं उनका नाम सेम हो, ये तो पॉसिबल है। बट एक ही पेरेंट से 2 बच्चे बिलोंग करते हैं और उन दोनों का नाम सेम हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब उनसे डील करेंगे तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप एक को बुलाएंगे दूसरा खुद ब खुद चला आएगा, तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि बात किसके बारे में की जा रही है, किसको बुलाया जा रहा है, किससे मुखातिब हुआ जा रहा है। प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जाहिर है कि जब डेली लाइफ में नेमिंग में ये प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर भी होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ का जो वोल्टेज ऐसे बेस वोल्टेज कह दिया, तो अब यहाँ पर खाली VB पे गुजारा नहीं होगा, एक भी और लगा दिया, ये फर्क करने के लिए कि दिस इज EMF सोर्स कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल एंड दिस इज द बेस वोल्टेज इटसेल्फ। ये बेस का वोल्टेज है, बेस टर्मिनल का एक्चुअल वोल्टेज है, और ये वो बैटरी है जो बेस टर्मिनल पे कनेक्टेड है बिटवीन बेस एंड एमिटर। ओके, इसी तरह यहाँ का जो वोल्टेज है इसको आपने कलेक्टर वोल्टेज कह दिया, VC फॉर कलेक्टर वोल्टेज। तो जो बैटरी है यहाँ पर कनेक्टेड थी, अच्छा ये तो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, VC के बजाय VCC नाम दे दिया, दी EMF सोर्स कनेक्टेड टू द वोल्टेज कनेक्टेड टू द कलेक्टर टर्मिनल। ओके, ठीक है। अब गौर से देखिएगा कि ये जो बैटरी है इसका एक सिरा बेस से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा एमिटर से कनेक्टेड है। ये जो बैटरी है एक सिरा कलेक्टर से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा एमिटर से कनेक्टेड है। तो जो एमिटर टर्मिनल है ये तो दोनों में हो गया सेम। अच्छा, इसके वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, वोल्टेज एट द एमिटर टर्मिनल। यहाँ हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, 2 बैटरी से गुजारा हो सकता है, 3 लगाने की नीड नहीं है। वैसे तो हम एक से भी गुजारा कर लेंगे, ये आगे पता चलेगा आपको, फिलहाल आप वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे रखें कि आपने ये 2 बैटरी इसलिए कनेक्ट की हैं ताकि बेस एमिटर जंक्शन को प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस किया जा सके। ये VBB इसलिए कनेक्ट की गई है और ये VCC इसलिए कनेक्ट की गई है ताकि बेस कलेक्टर जंक्शन को प्रॉपरली रिवर्स बायस किया जा सके। अंडरस्टैंड? सर कुछ स्टूडेंट अभी भी इन होना चाह रहे हैं, वो इन नहीं हो पा रहे। अच्छा, एक ही है बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
हेलो सर वापस रिपीट कर देंगे। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि पहले तो पूरा रिपीट कर देता हूँ। 6 क्वांटिटीज हैं, 3 वोल्टेज क्वांटिटीज हैं, 3 करंट क्वांटिटीज हैं। वोल्टेज क्वांटिटीज कलेक्टर वोल्टेज यानी कि इन टर्मिनल पे वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, बेस वोल्टेज, इमिटर वोल्टेज। इसी तरह करंट क्वांटिटीज, करंट फ्लोइंग इन कलेक्टर रीजन, करंट फ्लोइंग इन बेस रीजन, करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द इमिटर रीजन। ठीक है ना? तो ये 6 3 वोल्टेज कर लेगा। अरे बेटा, एक तो ये इससे डिस्टर्बेंस बहुत होती है, आगे समझ में? हाँ चले, ओके। तो 3 वोल्टेज क्वांटिटीज, 3 करंट क्वांटिटीज, ये होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कहीं पर नोट करेंगे, जाहिर है ये आपको ये डिजायर होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप ये जानें कि यहाँ कितना वोल्टेज है और यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है। ये शायद पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अगर आप उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी अगर कारोबार कर रहा है तो मार्केट में क्या उसे पता नहीं होना चाहिए कि जिस चीज का वो कारोबार कर रहा है उसके क्या रेट्स चल रहे हैं, उतार आ रहा है, चढ़ाव आ रहा है, उतार चढ़ाव क्या चल रहा है, आजकल मंदी है, तेजी है, कहाँ इसकी मार्केट ज्यादा है, कहाँ मार्केट कम है। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, तभी तो वो कारोबार कर पाएगा, ठीक से प्रॉपरली प्रॉस्पेरस कर पाएगा। सही बात। ठीक है। इसी तरह जब हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी नीड है कि हमें पता होना चाहिए कि जो कलेक्टर टर्मिनल है इस पर कितना वोल्टेज है, यहाँ से कितना करंट इन पास इन हो रहा है, बेस टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है, कितना करंट पास इन हो रहा है, एमिटर टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है, कितना करंट पास आउट हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने कहा देयर आर 6 क्वांटिटीज, 3 वोल्टेज क्वांटिटीज एंड 3 करंट क्वांटिटीज। ओके, और ये बैटरीज हैं। ये बैटरी इसलिए कनेक्ट की गई है ताकि ये बेस इमिटर रीजन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहे। ये इसको VBB का नाम दिया गया है। ये बैटरी इसलिए कनेक्ट की गई है ताकि ये जो बेस कलेक्टर रीजन है ऑलवेज रिवर्स बायस्ड रहे। ओके, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अच्छा, यहाँ फिर दूसरा मैंने क्या बताया था? इससे पहले एक ये इक्वेशन बताई थी, दूसरा मैंने बताया था कि ये जो दो जाहिर है 3 करंट की वैल्यूज हैं, जरा इनके बीच में भी तो हमें देखना चाहिए क्या रिलेशन है। जिस तरह आपने पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, पढ़े कि नहीं पढ़े आप? एक एंगल, दो साइड्स का रिलेशन, बेटा माइक म्यूट कर लें, 2 साइड्स और उनका इन बिटवीन जो एंगल है, आपने कहीं पे साइन कह दिया, कहीं पे टेन कह दिया, कहीं पे कॉस कह दिया, नाम दिए ना, जस्ट रिलेशन फाइंड करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी है, हमने कहा कि अगर हम रिलेशन फाइंड करें कि बेस और इसका, बेस का, IB का और IC का, तो हमने उसको नाम दे दिया बीटा। हमने कहा बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। इसी तरह हमने कहा कि अगर हम रिलेशन फाइंड करें बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट, तो हमने कहा नाउ दिस इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू IC ओवर IE। ओके, हेलो, साथ चलेंगे तो बात बनेगी, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक और चीज मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो सबस्क्रिप्ट है मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं, इसकी भी मीनिंग है। और से सुनिए, मैं जो बात करने जा रहा हूं और से सुनिएगा। I फॉर करंट, अब आप इससे पहले देख चुके हैं कि ये जो करंट और करंट है, स्पेशली करंट के बारे में बात बता रहा हूं कि DC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। जाहिर है वोल्टेज भी उसी तरह आपके पास आ जाएगा कि AC क्वांटिटी भी हो सकती है, DC क्वांटिटी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हेलो, हो सकती है सर। तो अब उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अलग से DC AC लिखेंगे या कोई और शॉर्टकट मारना चाहिए? तो इन्होंने यहाँ शॉर्टकट ये लगाया कि अगर गौर से देखिएगा, इधर मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूं, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है VB, मैं लिख दूं ये भी, इसका मतलब है दिस इज AC क्वांटिटी, और अगर मैं लिख दूं VB, दिस इज DC क्वांटिटी। क्लियर? अगर मैं आपके सामने लिख दूं IB, दिस इज AC क्वांटिटी, अगर मैं लिख दूं IB, दिस इज DC क्वांटिटी। अगर सबस्क्रिप्ट कैपिटल है इट मींस द क्वांटिटी इज DC, और अगर सबस्क्रिप्ट क्या है, स्मॉल है, ठीक है, तो इट मींस द क्वांटिटी इज AC। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। जस्ट हम सबस्क्रिप्ट के थ्रू ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम AC के बारे में बात कर रहे हैं या DC के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है, मैं
लिखा जाता है बीटा डीसी, अल्फा डीसी। ये जो क्वांटिटीज हैं ये डीसी करंट फ्लोइंग इन कलेक्टर रीजन एंड द डीसी करंट फ्लोइंग इन बेस रीजन, इन दोनों के रेशियो को, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये आईसी और आईई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों क्वांटिटीज फिक्स होती हैं। जब ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर किया जाता है उस वक्त ये तय कर दी जाती हैं, ये फिक्स कर दी जाती हैं। हम इन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ओके? यस सर। हमारे हाथ में क्या है? हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, हम करंट चेंज कर सकते हैं, हम बीटा डीसी और अल्फा डीसी को टच भी नहीं कर सकते। हाँ, ये एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से वेरी करती हैं, खुद वेरी करती हैं। हमें पता है किस तरह वेरी करती हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, अब हम इससे आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई थी, ये देखिएगा आईसी और आईई के रेशियो को हम, आईबी के रेशियो को बीटा डीसी कहते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके लिए हम जब इसको हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिस्टर का मॉडल लेते हैं। कभी कभी हम इसका क्या कहना चाहिए, एक मिनट, ये आगे आ जाए जरा मेरे सामने, नाम आ जाए, वो करंटली मेरे माइंड में नाम, उसका नेम क्लियर नहीं है। जूम आउट कर दो फिर समझ में आ हाँ ठीक है, ठीक, देखिए। ओके, अब सही है। यस सर। चलें ठीक है, ये देखिएगा जरा। तो बेटा आपके पास कुछ इसके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ये डीसी पैरामीटर्स हैं, सही है। जिस तरह ये जो मैंने पैरामीटर्स आपको गिनवाए ना, अल्फा डीसी, बीटा डीसी, इसी तरह इनके पास पैरामीटर्स हैं HFE। इसने बताया कि जो HFE है ये हाइपर पैरामीटर है और ये एग्जैक्टली इक्वल है किसके? बीटा डीसी के। किसके इक्वल है? बीटा डीसी के इक्वल है। क्या बताया मैंने? बीटा डीसी को करंट गेन भी कहते हैं। ये बताता है, ये रिलेट करता है ऑलवेज कलेक्टर करंट और बेस करंट को। इसने ये बताया है कि ये रेशियो ऑलवेज वैलिड होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बीटा डीसी को, अगर आप बेस करंट को इंक्रीज करेंगे तो आईसी करंट को भी इंक्रीज होना होगा ताकि ये रेशियो मेंटेन रहे। अगर आप बेस करंट को डिक्रीज करेंगे तो आईसी करंट को भी डिक्रीज होना होगा ताकि ये रेशियो क्या रहे? मेंटेन रहे। ओके, सेम फॉर अल्फा डीसी। अब जरा ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि डिटरमाइन द बीटा डीसी। इसने कहा कि दिस इज कलेक्टर करंट, दिस इज बेस करंट। जिस पहले मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि जो बेस करंट है बहुत कम होता है, अक्सर माइक्रो एम्पियर्स में लिया जाता है। कलेक्टर करंट और इमीटर करंट ज्यादा होते हैं, ये मिली एम्पियर्स में लिए जाते हैं। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पर जब आप इन की रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने के लिए शर्त अव्वल तो ये होती है कि आप दोनों क्वांटिटीज को सेम स्केल पे ले आए। अगर ये मिली एम्पियर है तो इसको हम माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये माइक्रो है तो या तो हम दोनों को माइक्रो में रखेंगे या दोनों को मिली में रखेंगे। अगर इसको हम मिली से माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3650 हो जाएगा। फिर जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 73 आंसर आ जाएगा। ये आपने देख लिया। और आईसी क्या है? आईसी कलेक्टर करंट है और आईबी बेस करंट। और सर ये बीटा डीसी क्या है? ये एक पैरामीटर है जो जिस तरह साइन थीटा होता है ना, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इसी तरह यहाँ पर बीटा डीसी है, रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ये देख लिया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अल्फा डीसी रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इससे आगे चलते हैं। इसने कहा कि देखिएगा हमारी शुरू से ये रिवायत रही है कि जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स चीज को अंडरस्टैंड करना होता है तब उस कॉम्प्लेक्स चीज को एक सेल्फ स्टडी करने के बजाय उसके इक्विवेलेंट एक मॉडल ले आते हैं ताकि उसके थ्रू, और उस मॉडल में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को इग्नोर कर देते हैं ताकि चीज हमें समझ में आना शुरू हो जाए। यानी कि जिन चीजों को हम फिजिकली अप्रोच नहीं कर सकते उनके लिए हम मॉडल बनाते हैं। कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, मॉडल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। मॉडलिंग सिमुलेशन का आपने सुना भी होगा कि मॉडल्स को आप सिमुलेट करते हैं, वर्चुअली चीजों को करके देखते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? हेलो सर। यस तो सर। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर का एक मॉडल बनाया गया है जो कहलाता है ट्रांजिस्टर डीसी मॉडल। सर
हाँ बोले। सर ये जो आपने न्यूमेरिकल ऊपर समझाया हम्म। ये आगे। सर ये जो आंसर्स का लिखा हुआ है ना, आंसर कैन बी फाउंड www, सर ये आंसर्स नहीं मिल रहे आपको। कहाँ पर? ये क्या नाम है? मैच ये नहीं आ वेबसाइट, जो वेबसाइट आपने दिखाई होगी, अच्छा पर्सन आई क्या नाम .com। हाँ दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। सर ये न्यूमेरिकल्स के आंसर्स नहीं मिल रहे। आंसर्स नहीं, ये तो बेटा यहीं पे लिखा हुआ है ना। नहीं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, वो देंगे नहीं है, ये दिए इसलिए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दी ना, जी जी। तो इसकी बेस पर आप अपने कॉन्फिडेंस की बेस पर इसे सॉल्व करेंगे, तभी तो हमारे लिए आसानी होती है। अच्छा, कभी कभी चेकिंग नहीं रिलेटेड कर प्रॉब्लम सकते? उठा के दे देते हैं। चेक करने तरीका तरीका बता देता हूँ मैं चेक करने का। जी जी। आपने सुना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग। हेलो, नहीं सर। रिवर्स इंजीनियरिंग सुना ना? एक होता है इंजीनियरिंग, एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना वाले इस चीज में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत सबसे आगे हैं। वो दुनिया भर की चीजें लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसकी कॉपी जनरेट कर देते हैं। करते कि नहीं करते? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो हमने भी यहाँ यही करना होगा। आपको पता है कि अगर जाहिर है कि जो न्यूमेरिकल है उसमें दो क्वांटिटीज गिवन है, जैसे यहाँ पर एल्फ आईसी और बी, यानी कि करंट और बेस कलेक्टर करंट गिवन है, बीटा डीसी आप फाइंड करेंगे। अब आपके पास आंसर नहीं है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको बीटा डीसी गिवन होता तो आप आईबी बीटा डीसी, यानी कि तीन चीजें हैं, कोई सी दो चीजें गिवन होंगी तो तीसरी फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही है ना। अब आप अपने न्यूमेरिकल को क्या कर लें, रिवर्स कर लें। जो इनपुट था, जो आउटपुट था उसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ करंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज करेंगे, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से कि बीटा की वैल्यू 100 है, यहाँ जो अगर आप यहाँ पर आप 1 माइक्रो एम्पेयर का चेंज लाएंगे, यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पेयर का चेंज आएगा। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। इसका मतलब ये चीजें कपल्ड हैं। अगर ये इसकी मैं आपको एक एग्जांपल अच्छी नहीं है, मैं आपको फिर भी दे देता हूँ समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम एशियन हैं और हमारे पास जो है ना, जो जब भी रिश्ते तय उस शादी ब्याह होती हैं तो एक वट्टा सट्टा सिस्टम चलता है, होता है ना अक्सर कि एक घर में एक ज़ाहिर है एक बेटा एक बेटी है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जिससे रिश्ता करते हैं इत्तेफाक से वहां भी एक बेटा बेटी होता है, तो जो है इधर से अपनी बेटी देते हैं, उधर से बेटी ले लेते हैं। एक्सपोर्ट आज भी कई कबार, हाँ हाँ, नहीं वो आप खैर ये मजाक नहीं है। तो इस तरह का, इसे वट्टा सट्टा कहते हैं, इस तरह से रिश्तेदारी होती रहती है, अब आज भी हो जाती है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये अच्छी तो होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है? लेट्स से कि एक साइड पे अगर लड़का खराब है, अगर वो अपनी खराबी की वजह से इसलिए अपनी बेगम को तंग करता है, तो दूसरे वाले को मजबूरन अपनी बेगम को तंग करना पड़ता है। सही बात। होता है कि नहीं होता? तो वो अदला बदली चलती है कि अगर तुम हमारी बहन को तंग करोगे, हम तुम्हारी बहन को तंग करेंगे। ठीक है ना? तो ये कपलिंग होती है वहां पर। तो यही उसका ड्रॉबैक बताया जाता है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा इससे लोग अवॉइड करते हैं कि वो एक ही करते हैं कि यानी कि या तो कहते हैं कि हम लड़की का रिश्ता करेंगे इस घर में, या लड़की का, दोनों का एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन करते भी हैं ऐसे। तो जिस तरह वहां कपलिंग होती है ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी कपलिंग होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जो इनपुट सेक्शन है, ये जो इनपुट सेक्शन है, कहाँ गया ये इनपुट सेक्शन है, ये इस आउटपुट सेक्शन से कपल्ड होता है। अब इसको चूंकि हमने तो इसके इक्विवेलेंट मॉडल बना लिया, तो हम मॉडल में ये चीज शो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे ना, कि इनपुट में जो करोगे आउटपुट में वैसा ही होगा। तो ये देखिएगा, ये मॉडल है, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है, और हमारा ये मानना है कि ये आपस में क्या है, ये कपल्ड हैं। आपस में क्या है, ये कपल्ड हैं। जो चेंजेस यहाँ लाई जाएगी, अगर आई भी इंक्रीज करेगा तो आई सी बीटा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहेंगे, आई बी की जहां जो चेंज लाओगे बीटा टाइम्स यहाँ पर चेंज आ जाएगा। लिख भी दिया इसने, यहाँ जो चेंज आएगा वो क्या होगा, बीटा डीसी टाइम्स। आई बी आपने 1 माइक्रो एम्पेयर इंक्रीज कर दिया तो बीटा टाइम्स यहाँ पर चेंज आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पर अगर आपने 1 माइक्रो एम्पियर डिक्रीज कर दिया और बीटा डीसी की वैल्यू 10 है तो 10 माइक्रो एम्पियर की यहाँ कमी आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपने 1 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज कर दिया, यहाँ 10 माइक्रो एम्पियर इजाफा हो जाएगा। ठीक है, हेलो। ओके सर। तो इसके बाद जैसा वहां आपको दिखाया गया था, यहाँ मॉडल में दिखाया गया था, सर्किट में दिखाया गया था, कहाँ चला गया, ये देखिएगा। IB फ्लो इनसाइड, IC फ्लो इनसाइड, IE फ्लो आउटसाइड। यहाँ गौर से देखिएगा, IB फ्लो इनसाइड, IC फ्लो इनसाइड, IE यहाँ शो नहीं किया गया। कॉमन था ना, IE दोनों में देखिएगा कॉमन था कि नहीं था? इनपुट सेक्शन में भी था, आउटपुट सेक्शन में भी था, तो इसका यहाँ जिक्र नहीं हुआ। जो दोनों में सेपरेट थे, अलग अलग थे, वो उनका यहाँ उनको डिस्कस किया गया, तो बताया गया, ये मॉडल बना दिया गया। ठीक है भाई, ये इनपुट सेक्शन बन गया आपका, ये इनपुट सेक्शन बन गया और ये आउटपुट सेक्शन बन गया, और ये आपस में दोनों क्या है, कपल्ड। टाइम कितना हमारे पास, एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ बताइए, क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं? नो सर, जुम्मा है सर। अरे जुम्मा तो है, वो मैंने भी सबने ना, आधा घंटा और कर लेते हैं। नो सर, 30 मिनट कर लें। सर मर्जी आप। असल में पता क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं शुरू करूंगा ना, मुझे फिर से पूरी तमीज बांधने के लिए जितना पढ़ाया ना वो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, वरना जो है ना फिर आप लोग बैठे होंगे समझ में नहीं आएगा कुछ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ प्रीवियस टॉपिक्स को रिकैप्सुलेशन होती है ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ ताकि आप लोग सेम पेज पर आ जाएं, पता चल जाए कि अच्छा लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। सर थर्सडे को कर लिया करें एक्सटेंड, यहाँ आज के दिन रहने दिया करें। अच्छा चलें फिर, ओके ठीक है भाई। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। सर हाँ बोले बोले। सर ये मई के और जून के मंथ के लेक्चर्स काइंडली अपलोड कर दें क्लासरूम पे। अच्छा, ये मुझे कल पता चला था, कल परसों, कि जो अपलोड किए थे वो भी डिलीट हो गए, दोबारा करता हूँ। सर हाँ बोले। सही है सर। ठीक सर ये पेज नंबर बता दें आज के टॉपिक का। अच्छा, पेज नंबर बता देता हूँ। ये तो पहले स्टूडेंट जिसने पेज नंबर पूछा और मुझे अच्छा लगा कि आप उससे चीजें देखेंगे। ये पेज नंबर 7 में मेंशन है, ये देखिएगा। आप टॉपिक नंबर नोट कर लिया करें पेज के बजाय। ये चैप्टर 4 उसका टॉपिक 3 है, और अगर ये चीज आप इंडेक्स में देखना चाहेंगे, इंडेक्स से आपको मिल जाएगा। चैप्टर 4 टॉपिक 3 बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स पैरामीटर्स। ठीक है, ये हाइब्रिड पर। अच्छा, ये जो मैंने शायद ये बताइए, यहाँ पर हाइब्रिड क्या नाम लिया था? हाइपर टर्मिनल तो नहीं बोल दिया यहाँ पर गलती से, जब आप लोगों को ये बता रहा था मैं कि ये जो बीटा डीसी HFE है, हाइब्रिड बोला था ना, फिर सही है, हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं। ओके, होता है ना कभी कभी टीचर बाय मिस्टेक जो है कोई और वर्ड बोल जाता है। ठीक है, कुछ और पूछना है? नो सर। चलिए ओके। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये कौन है जो लास्ट कमेंट कर रहे हैं? ये मेरे पास चलें। ठीक है बेटा। पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड है? बेटा जुलाई में होंगे। स्टार्ट में जुलाई के फर्स्ट वीक? ये नहीं बता सकता, आई थिंक फर्स्ट वीक के बाद ही, सेकंड या थर्ड वीक में होंगे। ये मैं अपनी तरफ से अनऑफिशियल बता रहा हूँ, इसे ऑफिशियल मत समझिएगा। एक गैस है मेरा कि फौरन नहीं होंगे, 1 वीक फर्स्ट वीक के बाद ही होंगे, अगर होंगे तो होंगे जुलाई में ही। ठीक है।